हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय रायराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनुसरण पेपर के अंतर्गत सन 2022 के सेट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ठीक है ना। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने जो है एक ABC हमने क्या लिया, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, ठीक है। इस मुख्य परिच्छेद पर इसके जो अपवर्तक पृष्ठ है AB और AC, ये क्या है, दो अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। अपवर्तक पृष्ठ AB पर एक किरण कोई IP इस पे तिरछी आपतित होती है, ठीक है। बिंदु P से अपवर्तित होकर ये बिंदु P पर अपवर्तित होकर ये आधार की क्या हो जाती है, समांतर, ठीक है ना। और QS मार्ग में क्या होती है, वो निर्गत हो जाती है, ठीक है ना। IP को आगे बढ़ाने पर और ये QS को पीछे हटाने पर ये दोनों किरणें कहाँ मिलती है, बिंदु M पर मिलती है। और बिंदु M पर एक एंगल बनता है डेल्टा, ठीक है। बिंदु M पर जो एंगल डेल्टा बनता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विचलन कोण, ठीक है ना। ये आपका प्रिज्म है, प्रिज्म का कोण क्या हमने ले लिया है A, ठीक है। यहाँ पर N1PO ये क्या है, आपके ये अविलंब है। इसी प्रकार N2QO ये क्या है, अविलंब, ठीक है। आप जानते हैं कि यदि अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, I1, ठीक है ना। इसी प्रकार इधर ये क्या हो जाएगा, I2, ठीक। अपवर्तित किरण और ये क्या अविलंब, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। इस साइड के लिए R1 हो जाएगा और इधर के लिए क्या हो जाएगा, R2, ठीक है ना। अब यहां देखेंगे त्रिभुज PMQ, ठीक है ना, PMQ। यहां देखेंगे त्रिभुज हमारा QPM में जो डेल्टा है वो डेल्टा क्या है, बहिष्ठ कोण है। और जो बहिष्ठ कोण होता है त्रिभुज के बाहर जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, बहिष्ठ कोण। और इस बहिष्ठ कोण का जो मान होता है त्रिभुज के शेष दो अंतःकोणों के, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है ना। त्रिभुज के शेष दो अंतःकोणों के योग के क्या होता है, वो बराबर होता है। तो अर्थात डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, MPQ, ठीक है ना। MPQ प्लस इसमें क्या होगा, कोण MQP, मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, वो डेल्टा के बराबर होंगे, ठीक है। हम MPQ क्या ले सकते हैं, MPQ ये हम ले सकते हैं क्योंकि ये वाले टोटल कोण है वो I1 के बराबर है, ये टोटल कोण यहां से, ठीक है ना, MPO। और हमें निकालना है क्या, MPQ। तो ये जो है I1 में से R1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो I1 माइनस R1। इसी प्रकार इस साइड में ये I2 माइनस क्या हो जाएगा, R2, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये पूरा एंगल जो होगा MQO वो पूरा एंगल किसके बराबर होगा, I2 बराबर। I2 में से R2 हटाएंगे तो आपको ये मिलेगा MQP, ठीक है ना। तो I1 माइनस R1 और I2 माइनस R2। I1 और I2 हमने क्या कर लिया, इसको ऐड कर लिया प्लस में, ये माइनस का R2 है, R1 है, माइनस का R2 है, माइनस कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2, ठीक है। हम ये मान लें कि परंतु अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो डेल्टा है उसको हम लेंगे डेल्टा M, ठीक है ना। और I1 और I2 को हमने मान लिया क्या, I, और R1 बराबर R2 इसको मान लिया हमने R, ठीक है ना। अब क्या होगा, अतः हम यहां लिखेंगे कि डेल्टा M बराबर, ये डेल्टा है, यहाँ पर डेल्टा की जगह है डेल्टा M, और ये यहाँ पर है I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर। तो I प्लस I कितना हो जाएगा, 2I, ठीक है। और R प्लस R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों मिलकर हो जाएगा 2R, ठीक है। तो ये इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। नाउ चतुर्भुज APOQ, यहां से देखो ये आपका चतुर्भुज है APOQ,
ठीक है। चतुर्भुज एपीओ में एपीओक्यू में कोण एपीओ और AQO, ठीक है ना, मीन चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। APO प्लस AQO बराबर कितना हो जाएगा, 180। इसी प्रकार कोण PAQ, ये वाला आपका PAQ प्लस दूसरा कोण क्या है POQ बराबर, ये भी क्या हो जाएगा आपका 180 अंश हो जाएगा। परंतु हमें देखेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज बनना आपका POQ है ना, त्रिभुज कौन सा POQ। त्रिभुज POQ में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो ये R1 है, ये R2 है, और ये वाला क्या है आपका कोण POQ। तो ये तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 अंश, ठीक है ना। तो POQ प्लस R1 प्लस R2 ये जोड़ के कितना आ जाएगा आपका 180 अंश। इसको डाल दिए हमने क्वेश्चन नंबर 3। नाउ समीकरण 2 व 3 से देखेंगे, 2 और 3 ये भी 180 अंश है आपका, ये भी 180 अंश है। RHS बराबर है, तो हम LH को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया POQ प्लस R1 प्लस R2 बराबर PAQ प्लस POQ। POQ से POQ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा R1 प्लस R2 बराबर A, और यहाँ से R1 और R2 ये दोनों किसके बराबर है, R के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2R बराबर A, और यहाँ से मिलेगा आपको R बराबर A/2। 2R बराबर A, इसको हमने मान लिया समीकरण क्या है आपका 4 है, ठीक है ना। समीकरण 4 ये वाला समीकरण 4 और समीकरण 1 ये वाला समीकरण 1, यहाँ से देखिए 2R किसके बराबर है, A के बराबर है, तो यहाँ पे 2R है, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, A रख देंगे। तो डेल्टा M बराबर कितना मिलेगा 2I माइनस A, और यहाँ से I का मान फाइंड करेंगे तो डेल्टा M प्लस AY में 2 परंतु हम जानते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, N बराबर साइन I बटे साइन R, तो यहाँ से आपको मिलेगा N बराबर साइन I डेल्टा M प्लस A बटे 2 अपॉन में साइन A/2, ठीक है। ये आपको हो गया प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, जहां पर डेल्टा M अल्पतम विचलन कोण और A क्या है इसका प्रिज्म कोण है, ठीक है ना। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का खा क्वेश्चन है। एक 50 वाट और 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विद्युत मेन से जोड़ा गया है। लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। एक जो बल्ब है वो 50 वाट और 100 वोल्ट के लैंप को, यानी एक लैंप है या बल्ब मान लीजिए, ठीक है ना, उसको क्या जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में, संदर्भ के श्रेणी क्रम में जोड़ा। उसको जलाने के लिए हमें कितने संदर्भ की धारिता की आवश्यकता होगी, है ना। और जो मेन सप्लाई आपकी वो कितनी दे रखी है, वो 200 वोल्ट, और इसकी जो आवृत्ति है वो कितनी है, वो 50 हर्ट्ज है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे परपथ में धारा, है ना, परपथ में, इस परपथ में धारा कितनी होगी। आई बराबर क्या होता है P/V, P का मान कितना दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है 50/50 हो गया, और B कितना दे रखा है, सो यहाँ लिखना चाहिए हमें बल्ब, है ना, बल्ब में धारा क्या लिखेंगे, बल्ब में धारा, ठीक है। बल्ब में धारा कितनी होगी, I बराबर P/V, तो ये आपका 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर। जितनी ये बल्ब में धारा, क्योंकि ये सब क्या है, जितनी धारा इस बल्ब में होगी उतनी क्या होगी, C में होगी। I बराबर कितना मिल गया 0.5 एम्पियर। बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है V²/P। B बल्ब का जो वोल्टेज कितनी दे रखी है वो 100, तो 100 × 100, और P कितना दे रखा है 50। सॉल्व करेंगे, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, ये आपका जाएगा 200 ओम। परिपथ की, अब ये पूरा जो परिपथ है इसकी प्रतिबाधा कितनी होगी, प्रतिबाधा Z, ठीक है। तो परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस x²। चूंकि इसमें क्या है, केवल जो है ये केवल यहाँ पर जो दे रखा है वो केवल संधारित्र आपका C है ना, केवल एक ही चीज इसमें ऐड है, तो यहाँ पर XC² हो जाएगा, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि XC बराबर होता है 1/ωc, ठीक है, 1/ωc, और यहाँ से XC बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf × C, ठीक है। तो C बराबर 1/2πf × XC, ठीक है ना, तो × XC समीकरण 1। इसके बाद ना परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर क्या आपका B/I, ठीक है ना। B कितना दे रखा है आपका B दे रखा है 200, ठीक है, और ये
धारा कितनी, 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। तो जेड बराबर सॉल्व करेंगे तो कितना, पॉइंट हटा के 0 0 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, पॉइंट एक 0 और बढ़ जाएगा, तो 5 5 चौक 20, ये आपको मिल जाएगा जेड बराबर 400। क्या मिल जाएगा, जेड बराबर 400 ना। अब यहां से जेड बराबर कितना देखा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अतः ये आपका क्या है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों ओर का क्या करेंगे हम, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें फाइंड करना है क्या, सी का मान। तो यहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, अंडर एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से एक्स बराबर जेड का मान कितना दे रखा है, जेड का मान हमारा कितना आ गया 400, 400 का स्क्वायर माइनस आर का मान कितना दे रखा है, आर हमारा कितना दे रखा है, आर आपका दे रखा है कितना 200, ठीक है ना, ये आपको 200 दे रखा है, कितना मिल जाएगा यहां से, ठीक है ना, आर का मान 200 है। एक्सी बराबर सॉल्व करेंगे इसको, 400 का स्क्वायर 0 0 0, ये 0 4 चौक 16 माइनस 20, 20 का स्क्वायर करेंगे, 200 का स्क्वायर सॉरी, ये आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4 और 4 0 आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से। एक्सी बराबर, ठीक है ना, कितना बचेगा यहाँ पर 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 0 हो गया। और यहाँ से आपको मिलेगा 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना 12, ठीक है ना। और यहाँ से एक्सी बराबर निकालेंगे, इसका जो वर्गमूल आएगा यहाँ से आपको मिल जाएगा 346.4 ओम, ठीक है ना, 346.4 ओम। नाउ समीकरण 1 से, नाउ समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या होगा, C बराबर 1/2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू एफ का मान कितना 50 हट दे रखा है, और एक्सी हमारा आ गया 346.4, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि C बराबर, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2 की गुणा करेंगे 50 से तो कितना मिलेगा, 50 दूनी 100, ठीक है ना। तो ये आपका 1/, आपका कितना हो गया 100 इंटू 3.14 और गुणा में कितना मिला 346.4, ठीक है। 100 से इसकी गुणा करेंगे तो पॉइंट ही हट जाएगा, तो 1/C बराबर कितना मिल जाएगा 1/314 इंटू 346.4, ठीक है, ठीक है। और सॉल्व करने पर आपको ये मिल जाएगा 9.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है, 9.2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 मिल जाएगा। और माइनस का 6 का मतलब क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं C बराबर 9.2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, माइक्रोफैरड, ठीक है, ये आपको हो गया। अतः हमें जो है बल्ब को जलाने के लिए 9.2 माइक्रोफैरड का संधारित्र क्या होगा, वो लगाना होगा, ठीक है ना। इसके बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 का क्वेश्चन, विभव मापी का सिद्धांत परपथ की सहायता से समझाइए। तो स्टूडेंट से ये वाला जो टॉपिक है हमारे सिलेबस से हटा दिया है, इसको हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का घ, रेल की 2 पटरियां आपस में जमीन से पृथक हैं, इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन भी आपका सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का यह क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या तात्पर्य है, इस प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा दी गई व्याख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 या, ठीक है ना, क्वेश्चन 4 या, क्वेश्चन 4 या है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, जब किसी
धातु की, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव हम कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आइंस्टीन की व्याख्या है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा व्याख्या, क्या व्याख्या दी गई? ठीक है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा व्याख्या। ठीक है, क्या क्या व्याख्या प्रस्तुत की गई? आइंस्टीन समीकरण, पहले हम लिखेंगे आइंस्टीन समीकरण क्या होती है? 1/m v मैक्सिमम स्क्वायर बराबर HV माइनस V0। ठीक है ना। ये आपकी क्या है? आइंस्टीन की समीकरण, प्रकाश वैद्युत की आइंस्टीन की समीकरण है। इस समीकरण के आधार पर आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की क्या की थी? व्याख्या। तो पहला पॉइंट क्या है कि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परंतु उनकी गतिज ऊर्जा ई के नहीं बढ़ती है। ये प्रकाश वैद्युत समीकरण द्वारा ये सिद्ध किया, जो कि क्या है? ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का ये क्या है? प्रथम नियम है। ठीक है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट, आइंस्टीन समीकरण से स्पष्ट होता है, आइंस्टीन समीकरण से स्पष्ट है कि ई के मीन्स गतिज ऊर्जा, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। आइंस्टीन समीकरण से स्पष्ट होता है, जो ई के है गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति
आपतित प्रकाश की आवृत्ति v बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति v बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा Ek है, Ek का मान जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर। आपतित प्रकाश की अगर आवृत्ति हम बढ़ा देंगे तो उसकी जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, समीकरण से स्पष्ट होता है कि प्रकाश की आवृत्ति v दहली आवृत्ति b दहली आवृत्ति b0 से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है ना। दहली आवृत्ति b0 से, जो b का मान है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति b का मान दहली आवृत्ति b0 से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है ना। इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या था? पांचवा पॉइंट था कि धातु की सतह पर फोटोन के गिरते ही, ये लिखेंगे फोटोन के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है ना। अर्थात फोटोन के गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के निकलने में समय पश्चात नहीं होती है। ठीक है ना। समय पश्चात नहीं होती है। ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव 4 का यह क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। स्टूडेंट्स, एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।